हेलो दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस 2013 का प्रीवियस ईयर का सारा प्रश्न करवाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का जो है सिलेबस चेंज हो चुका है, काफ़ी बदलाव हो चुका है। क्योंकि अब जो बिहार पुलिस का सिलेबस है आपको 9th और 10th के बुक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन सब पैटर्न को देखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2013 के वो सारे प्रश्न जो बिहार पुलिस में पूछे गए थे और आगे पूछे जाएंगे। काफ़ी डिस्कशन के साथ बताएंगे, आप लोग बिल्कुल अंत तक वीडियो जरूर देखें। चलिए, पहला नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं दोस्तों, अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? अक्सर जो है वे 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि ये हल्का प्रश्न है, हल्का प्रश्न पूछा है इसी कारण मैंने आपको बताया। चलिए, पंचायत समिति का जो सदस्य होता है वो कौन कौन होता है, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वो होता है मुखिया होता है, एम से मुखिया होता है, डब्ल्यू से वार्ड सदस्य होता है, जैसे जिला परिषद होता है। दोस्तों, ये सब का कहेगा कि ये सब का अपना पद प्राप्त करने के लिए इनका आयु कितना होना चाहिए। तो इनका आयु जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको मुखिया बनना है, वार्ड सदस्य, जिला परिषद कुछ भी बनना है तो आपका आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इसलिए इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर इसी में अगर क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछे, क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल कभी भी दोस्तों भंग नहीं होता है। राज्यसभा का सिर्फ कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका अनंत होगा। लेकिन सिर्फ अगर यही पूछे राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल का वर्ष होता है तब आपको बताना 6 वर्ष। लेकिन भंग ये इसका राज्यसभा और विधानसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इतना बात आप याद रख लीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। ये सब कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वही अगर राज्यपाल बनने के लिए राज्यपाल बनने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। आप ये सब बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और सीएम बनने के लिए आपको 25 वर्ष कम से कम आपका आयु होना चाहिए। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। दोस्तों, शेड्यूल कास्ट मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, छोटा कास्ट। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छोटे कास्ट के पक्ष में थे। क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट था, अगर हमें दलित और दलित और देश में अगर किसी एक को चुनना पड़ेगा तो हम पहले दलित को चुनेंगे। क्योंकि दोस्तों, उस समय दलित पर काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ करता था। तो ये बिल्कुल राइट है, बौद्ध धर्म। हाँ, अंबेडकर ने अपने अंतिम दिनों में हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया था, ये भी बात सही है। और राज्य पुनर्गठन आयोग, हाँ ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। संविधान निर्माण प्रक्रिया, हाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल था। आपको पता है कि संविधान बनाने में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगर पूछेगा टोटल कितना खर्च हुआ था तो 6 3 9 का क्यों दोस्तों कितना होता है? 9 नमा 81 या 9 नमा 81 81 नमा कितना होता है? 729। कितना होता है? 729 होता है। बीच में 6 लगा दीजिए, यानी 63,96,729 रुपया उस समय खर्च हुआ था संविधान बनाने में। तो आपसे क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछ रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो शेड्यूल कास्ट के साथ भी थे वे, बौद्ध धर्म को भी वो मानते थे, संविधान निर्माण में भी वो भाग लिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग में ये भाग नहीं लिया था।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगर आपसे पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1953 में। कब हुआ था, 1953 में। इसमें 3 आदमी शामिल था, फजल अली। कौन 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 था, फजल अली। दोस्तों ये फजल अली जो था इसका अध्यक्ष था, और दूसरा आदमी कौन था, हृदय नाथ कुंजरू। कौन था, हृदय नाथ कुंजरू। तीसरा था के.एम. पन्नीकर। कौन था, के.एम. पन्नीकर। आप तीनों का नाम आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है भैया। नस्लवाद का अर्थ होता है। दोस्तों नस्लवाद का क्या अर्थ होता है, आपको मैं एक साधारण भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। नस्लवाद का अर्थ होता है कि रंग भेद के आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है तो वही नस्लवाद कहलाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, और भी मैं कुछ आपको बताता हूँ। अलगाववाद क्या होता है, अलगाववाद होता है क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव क्या कहलाता है, अलगाववाद कहलाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भेदभाव कर रहा है तो सांप्रदायिकता कहलाता है। समानता, दोस्तों समानता, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन नस्लवाद का अर्थ पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका क्या हुआ, रंग के आधार पर भेदभाव करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों हम सब नागरिक का एक कर्तव्य है कि अपने देश को जितना हो सके उन्नति की ओर ले जाए और इसको सफल बनाए, क्योंकि हम लोग इस लोकतंत्र के वासी हैं। और इस लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा नंबर में है, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार है। नहीं दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी मतदान करेगा, तो ये बात हमको गलत दिख रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। संगठित पंचायती राज, हाँ सब में एकता होना चाहिए, ये भी बात हमको सही दिख रहा है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी बात सही है। जबकि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ शिक्षित लोग ही मताधिकार करेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, सब करेगा मताधिकार। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अच्छा तो इसका अच्छा यहाँ कूट में दिया हुआ है, तो आप लोग देखिए सही कौन कौन था। पहला सही था, तीसरा सही था और चौथा सही था। पहला तीसरा चौथा पहला तीसरा चौथा कहाँ सही दिख रहा है, तो हमको ऑप्शन 2 में दिख रहा है। इसलिए ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संघवाद का अर्थ है। दोस्तों संघवाद का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा, यानी सत्ता का विभाजन, जिसको हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में सत्ता का विभाजन है। हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है हाई कोर्ट से नीचे होता है जिला न्यायालय, उसके बाद में ग्राम कचहरी होता है। मतलब क्या है, सत्ता का यहाँ पर विकेंद्रीकरण है। तो संघवाद का अर्थ तो यही होता है। तो ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान से तो देखिए, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही बात, ये बात तो बिल्कुल सही लग रहा है। सत्ता का विकेंद्रीकरण अब पूरा क्लियर यहाँ बताया नहीं है। सिर्फ राज्य सरकार के पास सभी शक्ति का होना यहाँ गलत है। अधिकार तंत्र के पास अधिकार, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, यह कथन किसने कहा है। यह कथन दोस्तों किसने कहा है, तो यह कथन कोई और नहीं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति कौन कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। कौन कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। और ये अब्राहम लिंकन अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था। कितना था, 16वां राष्ट्रपति था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और अब्राहम लिंकन का हत्या पूछेगा कौन किया था, तो आप याद रख लीजिएगा, जॉन बिलगिस। किसने किया था, अब्राहम लिंकन का हत्या किसने किया था, जॉन बिलगिस ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अच्छा महात्मा गांधी का हत्या थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। महात्मा गांधी का हत्या किसने किया था, नाथूराम गोडसे। किसने किया था, गोडसे ने किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा।
चलिए और पोस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर का दोस्तों एक किताब आप याद रख लीजिएगा, पोस्ट डेटेड चेक, ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? दोस्तों राजनीतिक दल कब बनता है? जब कोई भी पार्टी लोकसभा के चुनाव में 6% वोट जीतता है। कितना? 6% वोट प्राप्त होता है, या नहीं तो कम से कम 4 राज्य का सीट जीत जाए। 6% या तो आप वोट ला लीजिए, या नहीं तो चार राज्य को आप जीत लीजिए, तब आपको क्या बना दिया जाएगा? राजनीतिक दल बना दिया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कै गो है? 6 गो है। कै गो है? 6 गो है। कौन कौन है? तो सबसे पहले एगो जानिए, बीजेपी, बड़का झूठा पार्टी, ऐसा बिल्कुल मत समझना है, ये नीतीश काका का बयान है। बीजेपी, और उसके बाद कौन है? कांग्रेस। कौन है? कांग्रेस। उसके बाद में है बीएसपी। कौन है? बीएसपी। फिर उसके बाद में है एनपीपी, और उसके बाद में एएपी, आम आदमी पार्टी। फिर उसके बाद में है सीपीआई। तो ऑप्शन में आप खोजिए, इनमें से राष्ट्रीय कांग्रेस दल कौन है? इसमें आपको क्या मिला? हाँ, इसमें आपको बीएसपी मिला। क्या मिला? बीएसपी मिला, यानी कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब आपके सामने में है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? दोस्तों श्रीलंका में जब गृह युद्ध हो गया था, क्योंकि श्रीलंका में 2 कास्ट रहता था, एक रहता था सिंहली और रहता था तामिल। जो सिंहली भाषी था वो 74% था, और जो तामिल लोग था वो इसका जनसंख्या कम था। तो यहाँ सिंहली लोगों पर काफ़ी ज़्यादा जुर्म होने लगा था। जब सिंहली लोगों पर काफ़ी जुर्म होने लगा था, तो यहाँ के तामिल लोग ने एक संगठन बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं लिट्टे। क्या कहते हैं? लिट्टे नाम का एक आतंकवादी संगठन बनाया, और इसी लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन ने क्या किया था? श्रीलंका में तबाही मचा करके रख दिया था। तो श्रीलंका ने भारत से सहायता मांगा था। तो श्रीलंका ने भारत से जब सहायता मांगा था, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी थे। और राजीव गांधी ने क्या किया था? यहाँ से सेना को भेजा था, और यही और इस लिट्टे को यहाँ से ख़त्म कर दिया था। तो लिट्टे ने बदला लेने के कारण राजीव गांधी का क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। आप लोगों ने मूवी देखा होगा मद्रास कैफ़े, उसमें कैसे राजीव गांधी की हत्या होती है। और ये लिट्टे लोग जो था, ये काफ़ी अच्छे लोग थे, क्योंकि उसको वहाँ पर वो अधिकार नहीं मिल रहा था। चलिए बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्कशन अगर हम करें। इंदिरा गांधी को दोस्तों हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आयरन लेडी के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आयरन लेडी के भी नाम से जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिए। इसको हम भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबसे कम समय तक कार्यकाल में रहा। कितना दिन तक? 13 दिन के लिए मात्र प्रधानमंत्री बना था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। राजीव गांधी के समाधि स्थल को हम लोग वीर भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वीर भूमि के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो वो प्रस्तावित किया गया था डॉक्टर जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाई थी, तो उस समय इनको जेल भी जाना पड़ गया था। और इसको कहाँ, और जब महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उस समय भी इनको जेल हुआ था। इसको किस जेल में बंद किया गया था? हजारीबाग जेल में। कौन सा जेल में बंद किया गया था? हजारीबाग जेल में। और ये हजारीबाग जेल तोड़ करके भाग जाता है कौन? जयप्रकाश नारायण। इसका किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। क्या याद रख लीजिएगा? सत्यार्थ प्रकाश। चलिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इतिहास की दुनिया 99, वहाँ पर लिख करके सर्च कीजिए और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत एक राष्ट्र है। दोस्तों, भारत एक देश है, कहता है ये देश कैसा है? राजतंत्र है, बिल्कुल गलत बात है। धर्मपंथी है यहाँ पर, ये भी नहीं है। तानाशाह है, क्या एक के व्यक्ति के हाथ में शासन है? ये भी बात गलत है। धर्मनिरपेक्ष है, मतलब अपने इच्छा से चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? हम लोग जानते हैं कि जालियांवाला जो बाग जो है वो कहाँ पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है। और ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 1919 को हुआ था। और इस हत्या में जिम्मेदार कौन था? डायर ब्रदर में 2 गो था, एगो था जनरल डायर। कौन था? एगो था जनरल डायर, एगो था एमओ डायर। जनरल डायर का मृत्यु हो जाता है, एमओ डायर बच जाता है। तो 14 साल का एक बच्चा था इसी में जलियांवाला हत्याकांड के समय, जिसका नाम था उद्धम सिंह। क्या नाम था? उद्धम सिंह। उन्होंने इस घटना का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया और इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में क्या किया? वेटर का काम किया और रिवाल्वर खरीद, उन पैसे से रिवाल्वर खरीदा और अंग्रेज के घर में घुस करके जा करके रिवाल्वर का सीने पे गोली मारा एमओ डायर का, जिसके कारण इनको फांसी दिया गया था। किसको? एमओ डायर का। जालियांवाला हत्याकांड के जांच करने के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था? तो 2 कमेटी बनाया गया था। एक बनाया गया था हंटर कमेटी। कौन बनाया गया था? हंटर कमेटी। और एक बनाया गया था तहकीकात कमेटी। कौन कमेटी बनाया गया था? तहकीकात कमेटी। और जालियांवाला हत्याकांड में दुखी होकर महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि को त्यागा था? तो केसर ए हिंद के उपाधि को त्यागा था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर के उपाधि को त्यागा था। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और जालियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? दोस्तों, फ्रांस में आतंक का जो राज है वो हम लोग किसके शासनकाल को कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। शुरुआत में दोस्तों ये नेपोलियन ठीक ठाक आदमी था, क्योंकि नेपोलियन जो था फ्रांस से बाहर 100 युद्ध जीत चुका था। कितना? 100 युद्ध जीत चुका था। लुई 16वां, रॉब्सपियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉब्सपियर। क्या हो जाएगा? रॉब्सपियर हो जाएगा। और रॉब्सपियर जो था इसी के समय में फ्रांस में क्रांति हुआ था। क्या हुआ था? फ्रांस में क्रांति हुआ था। यहाँ का नारा क्या था? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुता। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। कब हुआ था? 1789 को, इसी काल में हुआ था। और किसके काल में हुआ था? लुई 16वां के काल में हुआ था। और लुई 16वां से पहले एक व्यक्ति था दोस्तों, लुई 15वां। कौन था? लुई 15वां। लुई 16वां को क्या किया था? जब यहाँ पर बेरोजगारी भुखमरी जब बढ़ गया तो जनता ने इसको फांसी पे चढ़ा दिया। और इससे पहले जो था लुई 15वां जो एक अयोग्य शासक था, इसने इसका एक स्टेटमेंट आप याद रख लीजिएगा। इन्होंने बोला था, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। पूछेगा ये स्टेटमेंट किसका है? तो लुई 14वां का है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। दोस्तों, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को
दिल्ली में एक समझौता होता है जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। चूँकि यह समझौता दिल्ली में हुआ इसलिए हम लोग इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप इतना बात याद रख लीजिएगा, दिल्ली समझौता। और दिल्ली समझौता के बारे में मैंने आपको बता दिया। और गांधी इरविन के बीच में यह समझौता हुआ था। और इस समय गांधी जी क्या कर रहे थे? इस समय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? दोस्तों हम लोग जानते हैं 28 अप्रैल 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और लगभग यह 5 वर्ष चला था। कितना वर्ष चला था? 5 वर्ष चला था। और पूरा विश्व जो था 2 भाग में बट गया था। एक को कहते थे मित्र राष्ट्र, दूसरा को कहते थे धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन आता था? यहाँ धुरी राष्ट्र पूछ रहा है, तो मित्र राष्ट्र में आता था अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, और हाँ ये सॉरी अमेरिका, भारत भी था। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सब क्या था? ये सब मित्र राष्ट्र था। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। धुरी राष्ट्र में जापान भी था, जर्मनी भी था, इटली भी था, लेकिन दोस्तों चीन जो था ये मित्र राष्ट्र का सदस्य था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चीन से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। दोस्तों चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी पर बसा है। किस नदी पर बसा है? हुआंगहो नदी पर बसा है। इस हुआंगहो नदी को हम लोग कहते हैं पीली नदी। क्या कहते हैं? पीली नदी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो सबसे पहले आप जानिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। जब स्थापना हुआ था, इसका एक ही उद्देश्य था कि 2 देशों के बीच युद्ध को रोकना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ, इसका जो था 5 अंग था। कितना अंग था? इसका 5 अंग था। 5 अंग कौन कौन था? पहला था महासभा। कौन था? महासभा। दूसरा था सुरक्षा परिषद। क्या था? सुरक्षा परिषद। तीसरा था सचिवालय। तीसरा क्या था? सचिवालय। चौथा था न्याय परिषद। चौथा क्या था? न्याय परिषद। न्याय परिषद। और पांचवा क्या था? अब पांचवा जो था दोस्तों वो था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब खोजिए इसमें कौन नहीं है। तो दोस्तों महासभा दिख रहा है आपको? हाँ सभा दिख रहा है। सुरक्षा परिषद भी दिख रहा है। सचिवालय भी दिख रहा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संघ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था? WHO विश्व स्वास्थ्य संघ यानी WHO, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। आप ये बात याद रख लीजिएगा, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट आए? दोस्तों गांधी जी 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा को लड़ने के लिए, और वहां से लौट करके 9 जनवरी कब आया था? 9 जनवरी 1915 में लौट करके आया था। और इस दिन हम लोग मनाते हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंग्रेज के मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में दोस्तों एक राजा राम, दोस्तों एक जाट नेता था जिसका नाम क्या था? राजा राम। इसका औरंगजेब से बनता नहीं था।
और औरंगजेब ने कहा था कि तुम जिंदा हिंदू को मुसलमान बनाते हो, मैं मरा हुआ मुस्लिम को हिंदू बनाऊंगा। कहने का मतलब यह था कि राजा राम ने क्या किया था कि जो औरंगजेब के पिता का जो अस्थि था, क्या किया था, उसको फिर कोड़ करके निकालने के बाद में उसका दाह संस्कार कर दिया हिंदू धर्म के तहत। कौन कर दिया था? राजा राम। और ये बात इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद में राजा राम की हत्या कर देता है। और उसके बाद में जो है इस जाट नेता का नेतृत्व कौन करता है? चूड़ामन करता है। कौन करता है? चूड़ामन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो चूड़ामन के काल में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे? दोस्तों, पेशावर ये अभी तो पाकिस्तान में आपको पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में आपको पड़ेगा। देखिए, एक है खैबर दर्रा और एक है बोलन दर्रा। ये दोनों अभी आपको अफ़गानिस्तान के आसपास में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? अफ़गानिस्तान के आसपास, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के आसपास में आपको पड़ेगा। क्योंकि खैबर दर्रा होते हुए ही सिकंदर भारत आया था। जबकि मैकमोहन रेखा मार्ग भारत को चीन से अलग करता है। होची मिन्ह मार्ग कहाँ है? वियतनाम में। कहाँ है? वियतनाम में है। क्वेश्चन कर रहा है पेशावर व काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे? तो एक दूसरे से दोस्तों वो जुड़ा था, खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खैबर दर्रा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमको लगता है खैबर और बोलन दोनों होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फर वनस्पति में से किससे संबंधित है? फर जो है वनस्पति में से किससे संबंधित है? दोस्तों, फर जो होता है, वनस्पति फर जो होता है वो मानसून के मौसम में काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि पतझड़ के मौसम में अच्छा होता है, पतझड़ वन में। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नाथुला दर्रा कहाँ है? दोस्तों, नाथुला दर्रा के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि नाथुला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? वो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछे कि पीर पंजाल दर्रा या बनिहाल दर्रा, दोस्तों ये सब दर्रा कहाँ पर है? ये सब दर्रा जो है सिक्किम में है। आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, काफ़ी शानदार प्रश्न आपके सामने में है। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। दोस्तों, ऐसा कौन सा नदी है पूछ रहा है जो बिहार का शोक कहलाती है? हम लोग जानते हैं कि बिहार का शोक जो है दोस्तों हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। क्योंकि कोसी नदी जो है ये सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। क्या है? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। आज इधर से घुस रहा है, चल रही है, तो कल आपका घर होते हुए आपको पूरा बर्बाद कर देगा, आपको शोक में डुबा देगा। इसलिए इसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। जबकि बंगाल का शोक हम लोग किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। या आप ये बात याद रख लीजिएगा। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। दोस्तों, चंद्रमा का जो घूर्णन अवधि है वो कितना दिन का है? वो 28 दिन का है। कितना दिन का है? 28 दिन का है। इसलिए इसका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। चंद्रमा का घूर्णन अवधि जो है 27 दिन एक्यूरेट अगर पूछे 3 घंटा इतना है, यानी कि 27.3 है। कितना है? 27.3 है। इसी को हम लगभग में 28 मान के चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में
कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। जब पूछे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। आपको टोटल सेकेंड बताना है। 500 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। अगर पूछेगा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, तो आपको बताना है 3,84,000। क्या बताना है? 3,84,000 किलोमीटर। चलिए, ये रहा कुछ जानकारी मैं आपको बताया। दोस्तों, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इतिहास की दुनिया 99 पे जाकर के वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। 31 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है नेक्स्ट प्रश्न कौन है हाँ, ये तो बता दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? दोस्तों, तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा का कारण है वह है दक्षिण पश्चिम मानसून के, वहाँ के मानसून के कारण ही होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तमिलनाडु में पूछेगा कौन सा बंदरगाह है, तो टूटीकोरन, आप ये बात रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है कंपेटी, धुआंधार, शिव समुद्रम, जोंग। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग तब तक कमेंट में दीजिए, नहीं तो मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। हम लोग जानते हैं कि पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में आयोजित किया गया था। और दूसरा 5 साल बाद किया गया था। आप ये भी बात जानते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न में है, भारत में रेल मंडल की वर्तमान संख्या है। हम लोग दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिहार पुलिस का मैं बता रहा हूँ, ये 2013 का है। कब का है? 2013 का है। उस समय 16 था। उस समय के हिसाब से आंसर ये दिया हुआ है। लेकिन अभी रेल मंडल की संख्या कितना हो गया है? अभी वर्तमान में भारत में 18 रेलवे जोन है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रूरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? वह है, दोस्तों, राउर। नामे से लग रहा है उड़ से उड़ीसा, तो राउरकेला इस्पात केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में है। खोजिए, उड़ीसा कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है। अच्छा, जब कहेगा कि आदमी जो है काफ़ी उड़ रहा है, ये आदमी काफ़ी उड़ रहा है, उड़ेगा तो ज़मीन को छोड़ करके उड़ेगा ना। इसलिए पूछेगा कि राउरकेला लौह इस्पात केंद्र किसकी सहायता से खोला गया था? तो ज़मीन को छोड़ करके उड़ता है। ज़मीन से याद रख लीजिएगा, जर्मनी की सहायता से खोला गया था। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से खोला गया था। आप कौन सा है? बोकारो है, आप तो जानबे करते हैं। चलिए, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है ना, तो आप ये भी जानबे करते हैं। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है। हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या था? गरम छत झाड़बो तुम, गरम छत झाड़बो तुम, झाड़बो तुम। दोस्तों, ये गुजराती का वर्ड है, गौ से गुजरात। यहाँ देखिए, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, गुजरात है ऑप्शन में जिस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कीजिए। तो र से राजस्थान भी नहीं है। म से मिजोरम, हाँ मिजोरम है। हाँ, तो बिल्कुल मिजोरम क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। छ से छत्तीसगढ़, त से तमिलनाडु, गरम छत, झा से झारखंड, वो से पश्चिम बंगाल, तो से तमिलनाडु। तो इतना होता है। तो मैंने आपको यहीं पे मैं रुक गया, क्योंकि गरम छत झाड़बो तुम, मो से यहाँ देख लिए मिजोरम आ गया, ट्रिक में हमारा मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है?
दोस्तों अब हिंदी ग्रामर के कुछ प्रश्न आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये क्रिया विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला कहते हैं कालवाचक, दूसरा को कहते हैं स्थानवाचक, तीसरा को कहते हैं रीतिवाचक और चौथा को कहते हैं परिणामवाचक। तो दोस्तों जो कालवाचक होता है ये समय के बारे में बताता है। कालवाचक क्या बताता है? ये समय के बारे में बताता है। और जो स्थानवाचक है ये कोई स्थान के बारे में बताएगा, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ न। कालवाचक आज कल परसों, समय के बारे में, समय क्या है यही तो है। रीतिवाचक क्या होगा? ये आपका व्यवहार को बताएगा, अच्छा बुरा खराब, और यही तो व्यवहार होता है। परिणामवाचक क्या होता है? ज़्यादा थोड़ा कम बेसी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? दोस्तों यहाँ पर सर्वनामिक घर क्या है? एक संज्ञा है और इसका विशेषण बता रहा है, इसलिए इसका सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, मैं रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से पढ़ेंगे काफ़ी इजी में आप उड़ा सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या बताया कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन? पहला कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। दोस्तों ये टोटल 4 प्रकार के भेद होते हैं। तो कालवाचक क्या होता है? ये समय को बताता है। क्या बताता है? समय को बताता है। आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया। स्थानवाचक क्या होता है? स्थानवाचक कोई यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये कोई स्थान बचाएगा, ठीक। और रीतिवाचक क्या होता है? रीतिवाचक में किसी व्यक्ति का व्यवहार बताता है कि वो अच्छा है कि खराब है कि बुरा है। परिणाम क्या है? कि परिणामवाचक में तो आपको बताएगा थोड़ा है, थोड़ा चावल लाओ, थोड़ा कम दो, थोड़ा हो गया, कम हो गया, बहुत हो गया, अधिक हो गया, ये सब क्या परिणाम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, मैं रेखांकित शब्द किस क्रिया का विशेषण का प्रकार है? शांति से बैठकर कहता है काम करने के लिए। तो जब शांति से बैठ के लिए कार्य करेगा तो आपको याद रखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, परिणाम में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कौन सा काल हो जाएगा? रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपना काम कर रहा है। रीतिवाचक में हमने क्या बताया? व्यवहार बताता है। शांति से बैठकर कार्य कीजिए, शांति से क्या हो जाएगा? शांतिवाचक। ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 वहाँ सर्च कीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।